नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का ये 7वां पार्ट है। इससे पहले हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देखें। और इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, जो लोक लेखा समिति होती है, इसके चेयरमैन की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है परीक्षा में कि जो लोक लेखा समिति है, इसका चेयरमैन कौन होता है। तो जो विपक्ष का नेता है, ठीक है, जो विपक्ष का नेता है यही लोक लेखा समिति का चेयरमैन होता है। और नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो लोक लेखा समिति है इसको शॉर्ट में पीएसी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पीएसी कहा जाता है। और पीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक लेखा समिति। और यदि हम बात करें कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या भी पूछी जाती है, तो कुल 22 सदस्य होते हैं। और इसमें लोकसभा से कितने सदस्य आते हैं, तो लोकसभा से आते हैं 15 सदस्य। और राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं, तो राज्यसभा से आते हैं 7 सदस्य। ठीक है, इस प्रकार से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखना है और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो देखिए, लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि 1/6%, ठीक है, या फिर 1/6 भाग से कम वोट मिलते हैं तो प्रत्याशी की जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। ठीक है, 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ठीक है, और जो हमारी प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख मिलता है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और 2 प्रकार की समानताएं हैं। तो यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आपके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा के बढ़ते लंबाई के अनुसार राज्यों को सजाएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत के 9 राज्य समुद्री तटीय क्षेत्र पर स्थित हैं। कितने राज्य, 9 राज्य समुद्री तटीय क्षेत्र पर स्थित हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाता है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात की सीमा कितनी लगी हुई है, तो गुजरात की सीमा लगी हुई है 1200 किलोमीटर। कितनी, 1200 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की सीमा कितनी लगती है, तो 1037 किलोमीटर। और इसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु की सीमा लगती है 864 किलोमीटर। और इसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सीमा कितनी लगती है, 652 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम समुद्री तटरेखा वाला जो राज्य है उसका नाम है गोवा। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए जो राष्ट्रपति हैं वो बाध्य होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो देखिए जो गुंजन पक्षी है, ठीक है, जो गुंजन पक्षी है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हमिंग बर्ड कहा जाता है, ठीक है, इसको हमिंग बर्ड कहा जाता है। और ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो सिद्धार्थ है भारत का प्रथम कंप्यूटर है, इसका निर्माण किस कंपनी ने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था ECI ने, ठीक है, ECI कंपनी ने इसका निर्माण करवाया था। ECI का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम 8000, ठीक है। उस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 8000 इसका नाम था। और ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। और इसका निर्माण किस कंपनी ने करवाया था? तो सीडेक नाम की एक कंपनी है, ठीक है, सीडेक नाम की एक कंपनी है, इसी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो जो जारवा जनजाति है ये अंडमान में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि अंडमान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मध्य अंडमान में और दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, मध्य और दक्षिणी अंडमान में ये जारवा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक घूर्णन गति है बृहस्पति की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो घूर्णन गति है वो क्या होती है? तो देखिए जिस गति से कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। बृहस्पति की जो घूर्णन गति है ये सबसे ज़्यादा है। ये जो बृहस्पति है करीब 9.9 घंटे में, ठीक है, 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार में घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए माहे जिला जो है इसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना लिंगानुपात है माहे जिला का? तो 1184 जो है यहाँ का लिंगानुपात है। कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1184 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो माहे ज़िला है ये कहाँ का ज़िला है? तो ये पुदुचेरी का ज़िला है। कहाँ का? ये पुदुचेरी का ज़िला है। और यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 879 है, ठीक है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? तो जो भारत का औसत लिंगानुपात है ये है 943। कितना? 943 जो है ये पूरे भारत का औसत लिंगानुपात है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, बंदरगाह एवं राज्यों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए जो दीनदयाल बंदरगाह है, ठीक है, ये जो दीनदयाल बंदरगाह है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। बिल्कुल सही लिखा है। जो दीनदयाल बंदरगाह है इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है कांडला बंदरगाह, ठीक है। और इसका नाम बदला गया है, तो किसी भी नाम से पूछ सकता है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और नेहावा सोवा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में है। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और जो तूतीकोरम बंदरगाह है ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और जो एन्नूर बंदरगाह है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो एन्नूर बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये जो बंदरगाह है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो हमें गलत कथन का चयन करना था, तो गलत कथन जो है ये डी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमने क्या याद किया? तो हमने 4 प्रमुख बंदरगाह याद किए और वो बंदरगाह कहाँ पर स्थित हैं ये हमने याद किया। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूँ ताकि आपको अधिक चीज़ें याद हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो देखिए जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आप लोगों को पता होगा किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 164 के 1 में, ठीक है। अनुच्छेद 164 के 1 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। और जो मंत्री होते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। लेकिन जो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा उसमें जो मुख्यमंत्री होंगे वो सजेशन का काम करेंगे। यानी कि जो राज्यपाल हैं ये मंत्रियों की नियुक्ति तो करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए, जो राज्यों की विधान परिषदें हैं, ठीक है, जो राज्यों की विधान परिषदें होती हैं, ये क्या है? एक स्थायी सदन है, ठीक है, एक स्थायी सदन है। इनको भंग नहीं किया जा सकता, इनको भंग नहीं किया जा सकता, किंतु एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 169, ठीक है, इसके अनुसार जो है, जो राज्यों की विधान परिषदें हैं उनकी रचना एवं उनकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्य की विधान परिषदों की रचना एवं समाप्ति का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब ये है कि स्थायी सदन है, इसको भंग तो नहीं कर सकते लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि समाप्त करने का और इसकी रचना करने का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 169 में किया गया है। और जो राज्यों की विधान परिषदें हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 6 वर्षों का होता है, ठीक है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, जो राज्यसभा है ये भी एक स्थायी सदन है, इसको भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी समाप्ति का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? तो जो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में स्थित है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था और इसमें से जो है 90% बच्चे जो हैं ये इंग्लैंड लगा के आ गए थे कि जो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है ये इंग्लैंड में स्थित है, लेकिन ये इंग्लैंड में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो देखिए, जो आनंद मठ है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं ये आनंद मठ के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनका एक फेमस उपन्यास है गीतांजलि, ठीक है। तो ये गीतांजलि जो है एक उपन्यास है और इसकी रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हम बात करें यहाँ पर सरोजिनी नायडू की, तो इनकी एक पुस्तक है फेमस, इन द ब्रेजर ऑफ हैदराबाद। किसकी पुस्तक है? तो ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। और हम यदि बात करें यहाँ पर अरविंद घोष की, तो दी लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? ये अरविंद घोष की पुस्तक है। तो दोस्तों यहाँ से हमने 4 प्रमुख पुस्तकों को याद किया है और ये पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष कब तक पद पर बना रहता है? देखिए, जो यदि कोई विधानसभा विघटित हो गई है, ठीक है, तो उसके विघटन के बाद गठित नई विधानसभा की पहली बैठक तक उसका अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तो देखिए, कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती? तो जो उज्बेकिस्तान है इसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। देखिए, कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। कितने देशों की? 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ईरान, दूसरा अजरबैजान, तीसरा रूस, चौथा तुर्कमेनिस्तान और 5वां जो है ये है कजाकिस्तान। तो ये 5 देशों की सीमा जो है ये कैस्पियन सागर से लगती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश खाड़ी देश के अंतर्गत नहीं आता? तो खाड़ी देश के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता? जो यमन है ये खाड़ी देश के अंतर्गत नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि खाड़ी देश के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो खाड़ी देश के अंतर्गत जो है 6 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 6 देश जो हैं ये खाड़ी देश के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई। ये 6 ऐसे देश हैं जो खाड़ी देशों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जो खाड़ी देश हैं, ठीक है, ये 6 खाड़ी देश हैं, इनका एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन परिषद है। इसका नाम क्या है? जीसीसी इसका नाम है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जीसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसको हिंदी में बोलते हैं खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रियाद में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। और जो जीसीसी है इसके कार्य संचालन की भाषा क्या है? तो अरबी जो है इसके कार्य संचालन की भाषा है। तो इस क्वेश्चन से हमने इतने फैक्ट याद किए हैं। अब आप क्या करें, इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब भी आपका एग्जाम आए तो इन चीज़ों को आप रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई?
तो भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई थी आपकी 1 अप्रैल 1957 को। कब अपनाई गई थी? 1 अप्रैल 1957 को भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 20 क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है भारत के मंत्रिमंडल का सचिव। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और इस पद का आरंभ कब से हुआ था? तो इस पद का आरंभ हुआ था 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश है इसका लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। कहने का मतलब ये है कि इसकी लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? तो 31 हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, तो उत्तर प्रदेश की हैं, सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है। और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? ये भी उत्तर प्रदेश में हैं, सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 22 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेध अधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है? देखिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपनी निषेध अधिकार शक्ति, और निषेध अधिकार शक्ति को हम क्या बोलते हैं? वीटो पावर बोलते हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल साधारण विधेयकों के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर वीटो करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है वो केवल साधारण विधेयकों के लिए वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो देखिए खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फ्रेनोलॉजी कहा जाता है खोपड़ी के अध्ययन को। और एंथोलॉजी किसको कहते हैं? तो एंथोलॉजी हम कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है पेडोलॉजी, तो जो मिट्टी है, जो मृदा है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता? तो लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत जो पेरू देश है ये नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं जो लिथियम त्रिकोण है इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, ठीक है। 3 देश कौन कौन से? अर्जेंटीना, दूसरा जो है बोल्विया है, तीसरा जो है चिली है, ठीक है। ये 3 देश जो हैं ये लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 देशों में संसार की 54% लिथियम पाई जाती है। कितने परसेंट? 54% लिथियम पाई जाती है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं बार बार लिथियम की, ठीक है। तो सबसे पहले लिथियम का आपको फॉर्मूला या फिर इसका सिंबल पता होना चाहिए। Li जो है इसका सिंबल होता है, इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। और जो लिथियम है ये सबसे हल्की धातु है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपको लगाना है लिथियम। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, इसके अपोजिट। तो सबसे भारी धातु जो है ये है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने एक क्वेश्चन से कितने फैक्टों को जनरेट किया, और फ्री एजुकेशन की यही विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट जनरेट करते हैं। कहने के लिए हम एक पार्ट में 25 क्वेश्चन लाते हैं लेकिन हम 100 से ज़्यादा फैक्टों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में पूछा था और आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था डिटेल में। तो यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन की डिटेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक बार जो चीज़ें लिख देते हैं वो लाइफ में कभी नहीं भूलते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं हमें अंदर से एनर्जी देते हैं इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाने के लिए। और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना है,
क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इसी प्रकार के जो हमारे पुराने पार्ट हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको देखने के लिए आपको क्या करना है, तो उनको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट को विजिट करना है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप देख सकते हैं। या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।